औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। सब तारीफ़ें अल्लाह के लिए जो तमाम जहानों को पालने वाला है, और तमाम दुरूद व सलाम हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर जो मोहसिन इंसानियत और वजह कायनात है। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक नया टॉपिक, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, विच हैव वेरी वास्ट एप्लीकेशन। और आपके पास सच वेरी इंपॉर्टेंट, यू कैन से एज अ लॉन्ग क्वेश्चन एज वेल एज शॉर्ट क्वेश्चन। तो उसको समझने से पहले, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को समझने से पहले एक छोटी सी डेफिनेशन है आइसोलेटेड सिस्टम, इसको समझना बहुत जरूरी है। आइसोलेटेड सिस्टम क्या होता है? एक ऐसा सिस्टम जिसमें दो या दो से ज्यादा बॉडीज जब आपस में टकराती हैं और टकराएं कि उन पर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लग रही हो। मीन्स अब ये दो मार्कर मेरे पास हैं, तो ये आपस में ये टकरा रहे हैं। अब इनके टकराने में ये हो रहा है कि मैं इनको खुद एक्सटर्नल फोर्स लगा के टकरा रहा हूं। तो एक ऐसा सिस्टम जिसमें बॉडीज आपस में तो टकराएं, लेकिन उन पर कोई एक्सटर्नल फोर्स, बैरूनी फोर्स का अमल दखल ना हो। लेट्स सपोज सड़क पर गाड़ी जा रही है, उधर से एक और गाड़ी आ रही है और अचानक आपस में एक्सीडेंट हो जाता है, तो वो कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रही, वो इंटरनल फोर्स है जिसकी वजह से वो आपस में टकराती है। तो हमने डिस्कस करना है इंटरनल फोर्स किसी भी बॉडी के अंदर अगर एक्ट कर रही है तो और बॉडीज आपस में टकरा जाती है। एन आइसोलेटेड सिस्टम एक ऐसा सिस्टम इज अ ग्रुप ऑफ इंटरेक्टिंग बॉडीज, एक इंटरेक्टिंग आपस में टकराने वाली बॉडीज का ऐसा ग्रुप है, ग्रुप ऑफ इंटरेक्टिंग बॉडीज ऑन विच नो एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग, जिस पर कोई बैरूनी फोर्स अमल दखल ना करे। अब लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम के अंदर आइसोलेटेड सिस्टम का वर्ड आएगा, तो आप लोगों ने जब भी आइसोलेटेड सिस्टम का वर्ड आएगा तो आपके माइंड में ये बात क्लियर हो जानी चाहिए कि कोई बॉडी आपस में टकरा रही है, दो या दो से ज्यादा बॉडीज आपस में टकरा रही है, लेकिन कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं कर रही। तो ये आपके माइंड में होना चाहिए। अब हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम की स्टेटमेंट करने जा रहे हैं। उसको समझने से पहले कंजर्वेशन, एक तो लॉ जो है वो आपको क्लियर मीनिंग समझ आ रहा है। कंजर्वेशन का मतलब क्या है? कंजर्वेशन का मतलब होता है कांस्टेंट, रिमेन सेम, कुछ चीज सेम रहे, कांस्टेंट रहे, जिसकी वैल्यू चेंज ना हो, उसको हम कंजर्वेशन कहते हैं। अब हम किसकी कंजर्वेशन पढ़ने जा रहे हैं जी? मोमेंटम की। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, मोमेंटम के कांस्टेंट रहने का कानून पढ़ने जा रहे हैं। मोमेंटम के सेम रहने का कानून, कहां पे मोमेंटम सेम रहता है उसके बारे में एक लॉ पेश किया गया है, जिसको हम कहते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। स्टेटमेंट क्या है? स्टेटमेंट में ये कहता है कि व्हेन अ सिस्टम ऑफ टू और मोर देन टू इंटरेक्टिंग बॉडीज, जब दो या दो से ज्यादा बॉडी आपस में टकराती हैं तो उनका टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। तो उनका टकराने से पहले का जो मोमेंटम है और टकराने के बाद का जो मोमेंटम वो क्या रहता है? सेम रहता है। ये हमें लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम कहता है। द मोमेंटम ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम, एक आइसोलेटेड सिस्टम का मोमेंटम टू और मोर देन टू इंटरेक्टिंग बॉडी, जिसमें दो या दो से ज्यादा बॉडीज आपस में टकरा रही होती हैं, रिमेन कांस्टेंट, वो सेम रहता है, यकसा रहता है। टकराने से पहले जितना मोमेंटम था, मोमेंटम क्या होता है? द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। अब जितना प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी बिफोर कोलिजन था, उतना ही प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन रहेगा। तो ये हमें लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम कहता है। तो इसकी एग्जांपल नीचे लिखी हुई है। अब मुख्तलिफ एप्लीकेशन हो सकती हैं, इसमें एयर फिल्ड बैलून है, जिस तरह गुब्बारा है, गुब्बारे के अंदर हवा भरी होती है। अब इसी तरह आपके पास एक और एग्जांपल है रॉकेट्स और जेट इंजन, इन सब के अंदर जो है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम अप्लाई होता है जी।
अब हम चलते हैं इसके केस पढ़ने जा रहे हैं। केस नंबर 1, 2 केस हम 9th क्लास में पढ़ते हैं, जिसमें एक केस है आइसोलेटेड सिस्टम ऑफ टू स्फीयर्स और दूसरा केस हम पढ़ेंगे आइसोलेटेड सिस्टम ऑफ गन एंड बुलेट। अभी हम डिस्कस करने जा रहे हैं एन आइसोलेटेड सिस्टम ऑफ टू स्फीयर्स। स्फीयर्स मीन या बॉल्स भी हम कह सकते हैं। इसी तरह हम एक और टॉपिक डिस्कस करेंगे आइसोलेटेड सिस्टम ऑफ गन एंड बुलेट। अभी हम डिस्कस करने जा रहे हैं एन आइसोलेटेड सिस्टम ऑफ टू स्फीयर्स। अब आइसोलेटेड सिस्टम मैंने अभी आपको बता दिया कि दो या दो से ज़्यादा बॉडीज आपस में टकराएंगी लेकिन उन पर कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं करेगी। सबसे पहले इस लॉन्ग क्वेश्चन को, ये भी लॉन्ग क्वेश्चन के लिए बड़ा अहम है, लॉन्ग क्वेश्चन के लिए, तो आप इसको लॉन्ग क्वेश्चन के लिए कैसे डील करेंगे, कैसे अटेम्प्ट करेंगे, तो उसकी प्रेजेंटेशन पूरी की पूरी मैंने यहाँ पे लिख दी है। सबसे पहले आप आइसोलेटेड सिस्टम की डेफिनेशन करेंगे, फिर आप स्टेटमेंट करेंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की, फिर आप एक्सप्लेनेशन करेंगे। क्या एक्सप्लेनेशन करेंगे? टू स्फीयर्स की। स्फीयर्स कह दें, बॉल कह दें, दोनों का एक ही मतलब। स्फीयर क्या होता है? जिसमें एक तो सर्कल होता है जो वन साइडेड होता है, जिसमें 360 डिग्री एंगल, अगर सर्कल इस तरह मिलाते जाए हर साइड से तो वो स्फीयर बन जाता है। जिस तरह गेंद होता है, जिस तरह वाटरमेलन होता है, माल्टा होता है, एप्पल होता है, तो वो पूरे का पूरा स्फीयर होता है। कुछ फील्ड होते हैं, कुछ हालो होते हैं, तो दोनों किस्म के स्फीयर है। फील्ड स्फीयर भी होता है, हालो स्फीयर भी होता है। यहाँ पे आप बिलर बॉल ले लें या वो जो बंटे आप खेलते हैं वो ले लें, कोई भी आपके पास ये दो बॉल्स हैं, दो स्फीयर हैं, उसको हम लेके डिस्कस करेंगे। लेट्स सपोज नाउ कंसीडर वी हैव टू मैसेज M1 एंड M2। एक हमारे पास मैस M1 है और दूसरा मैस M2 है। M1 की वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी जो है वो हमने ले ली है U1 और M2 की इनिशियल वेलोसिटी हमने ले ली है U2। अब इनिशियली क्या है कि M1 की जो वेलोसिटी है वो ग्रेटर देन M2 की वेलोसिटी से। इट्स मीन the velocity of mass M1 is greater than the velocity of mass M2। अब दोनों एक स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहे हैं, दोनों एक स्ट्रेट लाइन में मूव करें और पीछे वाली जो बॉडी है M1 पीछे चल रही है इस डायरेक्शन, ये मैंने डायरेक्शन बनाई है, इस डायरेक्शन में दोनों चल रहे हैं, एक ही लाइन में चल रहे हैं, स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहे हैं। ये भी मूव कर रहा है, ये भी मूव कर रहा है। पीछे वाले जो मैस है उसकी वेलोसिटी ज्यादा है किसकी निस्बत? जो आगे चल रहे हैं उसकी वेलोसिटी के। लेट्स सपोज मैं मिसाल दे देता हूं, इसकी वेलोसिटी 10 है, इसकी वेलोसिटी 5 है फॉर एग्जांपल। अब क्या होगा, कुछ देर के बाद दोनों जाके टकरा जाएंगे, पीछे वाले जो आगे जाके टकरा जाएगी, वो भी अपनी स्पीड से चल रही है, पीछे वाले चूंकि तेज है अब पीछे जाकर धक्का लगा देगी, यहाँ पे दोनों वाइब्रेट करेंगे। पीछे वाला जब पुश करेगा तो वो उसको और एक्सटर्नल फोर्स मिल जाएगी, वो आगे की तरफ मूव करने लग जाएगा और इसको आगे से धक्का पीछे की तरफ लगेगा, रोकने की कोशिश करेगा, लेकिन इसकी स्पीड रुकेगी नहीं, खत्म नहीं होगी बल्कि कम हो जाएगी। अब क्या होगा, इसकी स्पीड ज्यादा हो जाएगी, इसकी स्पीड कम हो जाएगी। मैंने ये कहा कि बिफोर कोलिजन इसकी वेलोसिटी कितनी थी? U1 थी और कोलिजन के बाद इसकी वेलोसिटी V1 हो गई, यानी कि चेंज हो गई। पहले U1 थी अब V1 हो गई। इसकी वेलोसिटी U2 थी, अब इसकी वेलोसिटी V2 हो गई है। मैं ये कह सकता हूँ, लेट्स सपोज जो मैंने यहाँ पे मिसाल दी है कि यहाँ पे लेट्स सपोज इसकी 10 थी, इसकी 5 थी, अब क्या हुआ, इसकी 5 हो गई है, इसकी 10 हो गई। यहाँ पे ये भी कहा जा सकता है V2 इज ग्रेटर देन V1। नाउ V2 इज ग्रेटर देन V1। अब आपके पास V2 जो है वो ग्रेटर हो गया और V1 कम हो गया। तो हमें ये जो लॉ बताता है, क्या बताता है कि जितना मोमेंटम, देखिए टोटल यहाँ पे लेट्स सपोज अगर 15 बन रहा है तो यहाँ पर भी तो 15 ही बन रही है। तो वो यही कहता है टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। तो वो यही कहता है, आगे हम जाके इक्वेशन भी निकालेंगे और वो इक्वेशन भी हमें बताएगी टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन इज इक्वल टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। टकराने से पहले जो जितना मोमेंटम है इतना ही टकराने के बाद। तो ये हमारे पास एक्सप्लेनेशन थी। कंसीडर एन आइसोलेटेड सिस्टम ऑफ टू स्फीयर्स mass M1 and M2। दो हमारे पास मैसेज है M1 and M2। दे आर मूविंग विद इनिशियल वेलोसिटी U1 and U2। वो U1 और U2 से मूव कर रहे हैं रिस्पेक्टिवली, वेयर U1 इज ग्रेटर देन U2।
इनिशियली u1 क्या है, ग्रेटर है u2 से। आफ्टर सम टाइम m1 हिट m2, कुछ देर के बाद m1 क्या करेगा, m2 को हिट कर देगा। जैसे हिट करेगा तो क्या होगा, with some force let their velocity becomes v1 and v2, और उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएंगी, v1 and v2 रेस्पेक्टिवली हो जाएंगी। इसकी वेलोसिटी भी चेंज हो जाएगी और m2 की वेलोसिटी भी चेंज हो जाएगी। अब आगे मैथमेटिकली हम देखते हैं कि क्या हुआ है। मैथमेटिकली हम ये देख रहे हैं, मैथमेटिकल फॉर्म की हेडिंग बनाई है, बिफोर कुलेन की मैंने अलग हेडिंग बना दी, आफ्टर कुलेन की अलग हेडिंग बना दी। बिफोर कुलेन क्या हुआ था, बिफोर कुलेन हमारे पास इनिशियल मोमेंटम ऑफ मास m1 क्या था, m1u1, क्योंकि हमारे पास मोमेंटम का फार्मूला क्या है, p = mv है, m फॉर मास, v फॉर वेलोसिटी। तो यहाँ पे इनिशियली हमारे पास वेलोसिटी u1 और u2 है, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया m1 के लिए m1u1 और इनिशियल मोमेंटम ऑफ m2 = m2u2। तो टोटल मोमेंटम कितना हो गया, जब भी किसी चीज का टोटल करना तो सम करते हैं। टोटल मोमेंटम बिफोर कुलेन = m1u1 + m2u2 हो गया। ये तो बिफोर कुलेन वाला केस हो गया। अब हम चलते हैं आफ्टर कुलेन। आफ्टर कुलेन क्या हुआ, वेलोसिटी चेंज होगी, मास सेम रहा, टकराने से पहले और टकराने के बाद मास तो सेम रहा, मास तो चेंज नहीं होता। मास 1 m1 यहाँ पे भी था, m1 यहाँ पे भी है, m2 यहाँ पे भी था, टकराने के बाद भी m2 रहा, लेकिन वेलोसिटी u1 थी v1 हो गई, इसकी वेलोसिटी u2 थी, इसकी वेलोसिटी v2 हो गई। तो फाइनल मोमेंटम ऑफ m1 क्या हो गया, m1 v1, फाइनल मोमेंटम ऑफ m2 = m2 v2। तो टोटल मोमेंटम आफ्टर कुलेन क्या हो गया, m1 v1 + m2 v2। अब हमें जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम कहता है, क्या कहता है कि टोटल मोमेंटम बिफोर कुलेन और आफ्टर कुलेन रिमेन सेम। तो उसके अकॉर्डिंग मैंने लिख दिया, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम क्या लिखा है, टोटल मोमेंटम बिफोर कुलेन = टोटल मोमेंटम आफ्टर कुलेन। तो टोटल मोमेंटम बिफोर कुलेन ये मैंने निकाला है, m1u1 + m2u2 = टोटल मोमेंटम आफ्टर कुलेन ये मैंने निकाला है, m1v1 + m2v2। तो ये हमारे पास वो इक्वेशन आ गई है लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम किस केस की, क्या आ गई है, m1u1 + m2u2 = m1v1 + m2v2। तो ये हमारे पास इसका रिजल्ट आ गया। आखिर में आप नोट लिख सकते हैं, दिस इक्वेशन शोज, क्या शो कर रही है, दिस result shows that total momentum before collision is equal to total momentum after collision of an isolated system। एक आइसोलेटेड सिस्टम का टोटल मोमेंटम जो collision से पहले था वो collision के बाद है। आई थिंक आपको समझ आ गई होगी। आज हमारा ये टॉपिक था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, उसका हमने केस किया है, केस 1 एन आइसोलेटेड सिस्टम ऑफ 2 स्फीयर। इंशाल्लाह भाई हम एक और केस करेंगे, आइसोलेटेड सिस्टम ऑफ गार्नेट बुलेट। अभी ये आप नोट कर लेंगे।